पॉइंट पे जब मैंने अपना रैंक देखा तो मैं ऐसे थी, मुझे है ना, मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे। ये सोचा था मैंने कि मैं 907 से ज्यादा अच्छा करना है मुझे, लेकिन बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ही गलती थी, मेरी ही कमी थी। कि क्यों हार मानना इज नॉट एन ऑप्शन अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तेरा नहीं हो रहा है या इतना कर दिया तेरा हो ही नहीं रहा, तू ठीक से पढ़ती नहीं है क्या। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है ना, तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लो जो भी तुम्हें पढ़ना है। इसका आपको कितना यूज केस लगा कि सारी चीजें एक जगह ही मिल जाती हैं, आपको ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए ना कहीं किताब में जाने की जरूरत है। कोई तो कहीं तो ऐसा पीडीएफ होगा जहां मेरा भी नाम लिखा होगा। हाय ज्योति, कैसे हो आप? हेलो सर। गुड हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग, सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक। वी आर एसेंशियली शूटिंग दिस जिससे बाकी स्टूडेंट समझ सकें कि क्यों हार मानना इज नॉट एन ऑप्शन अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बेसिकली आपकी स्टोरी से तो यही मुझे सीखने को मिलता है कि कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करना हमारे हाथ में है। रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को कि आपका क्या नाम है, आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है, आपकी क्या रैंक आई है, और कितने टाइम से आप पढ़ रहे थे। हम्म। माई सेल्फ ज्योति नांदल। मैंने अभी जीएमसीएच चंडीगढ़ का एग्जाम दिया, हम्म। जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 आया है। वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हमारे लिए एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मतलब मुझे कैसा? लगा था, बताइए बताइए। कंटिन्यू। मुझे लगा था कि हाँ एग्जाम क्रैक तो हो जाएगा, बट ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे मतलब रैंक 14 मेरे को मिलेगा, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा अच्छा। आपका प्लान, एन प्रेप का प्लान कौन सा एक्टिव था अभी रिसेंटली? मेरा रिसेंटली जो प्लान एक्टिव था वो था एनप्रेप गोल्ड। अच्छा, गोल्ड बैच सबसे बड़ा वाला बैच ही हम्म था। कूल कूल, मैं बस हम्म। ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, इस इट हैज बीन अराउंड अ ईयर ज्योति, जब जब से मैं खुद आपको ट्रैक कर रहा हूँ। यू हैव बीन वन ऑफ आवर वेरी अर्ली स्टूडेंट्स। बार बार मैंने आपका प्रीलिम्स में भी नाम देखा है, मेंस में फिर नहीं होता है सिलेक्शन। इट हैज बीन अ पेनफुल जर्नी जितना मैंने नोटिस किया है। तो लेट अस टेक दिस मोमेंट अभी, एंड स्टूडेंट्स को आपकी जर्नी के थ्रू हम ये समझाना चाहते हैं कि कैसे कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करते रहना, मेहनत करते रहना, बस इतना हमारे हाथ में है। बट अगर हम इतना करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऑन दैट नोट, आप मुझे पूरी जर्नी बताइए कि एनप्रेप से आप कब जुड़े थे, उसके बाद कैसे कैसे आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए। एनप्रेप से मैं कनेक्ट लास्ट लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी। तब ओके। मैंने नॉर्थ सेवन का प्री दिया था। मतलब ठीक है। प्री देने से जस्ट थोड़ा पहले ही, क्योंकि मैं हिम्मत सर को पहले से फॉलो कर रही हूँ, उनको हम्म 23 से फॉलो कर रही हूँ। तो हम्म। उनकी वजह से ही मैं एनप्रेप के प्लेटफॉर्म पे आई थी। ओके। तो नॉर्थ सेवन में जो मेरा प्री का स्कोर था वो बहुत ही अच्छा था। ओ तो मुझे नाइस। ये था कि अब मुझे कैसे भी करके, मतलब ऐसे 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था। तो मुझे ये था, मुझे मेंस निकालना है कैसे भी करके। तो इसलिए फिर मैंने तुरंत तभी बैच लिया, रैपिड ओके रिवीजन। ओके। मुझे ये था कि 15-20 डेज में फटाफट सब रिवाइज कर देना। मैंने वो लिया और मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद जब मैंने मेंस दिया तो जो मेरा रैंक आया था वो था 1244। विच इज नॉट अ बैड रैंक, विच इज अ वेरी गुड रैंक। हाँ मतलब उस पॉइंट पे जब मैंने अपना रैंक देखा तो मैं ऐसे थी, मुझे है ना, मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे। मैं ऐसे बॉर्डर पे खड़ी थी कि 50-50 वाली फीलिंग थी, मिलेगा सीट कि नहीं मिलेगा, ऐसे हो रहा था। और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा टेंस थी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आया था। रोज मैं है ना बैठ के कैलकुलेट करती रहती थी कितनी सीट्स हैं, मेरे से आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स कितनी मुझसे आगे हैं, और मैं जैसे यूआर हूँ तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर कैटेगरीज के हैं, वो मेरे वो यूआर में काउंट होंगे कि नहीं होंगे। मतलब बहुत मल्टीपल ऐसे बहुत सब क्वेश्चंस किया, और ठीक। मल्टीपल एनालिसिस मैंने किया। बट फिर फिर उस मैंने लिटरली जो लिस्ट थी वो प्रिंट करके अपने पास रखी हुई थी, मैं उसमें काउंट करती थी। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आया तो नहीं मिला उसमें। तो हम्म। थोड़ा ऐसे बुरा तो लगा था। और उस टाइम पे एक चीज मुझे थोड़ी ये भी हुई थी कि जब मेरा रैंक आया था तो बहुत लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो तब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन डीप डाउन ना जब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तो डीप डाउन ऐसे हो रहा था कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे चल रहा बिल्कुल। था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सीआरई का एग्जाम जब हुआ? लिस्ट आया, लिस्ट में नहीं था। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था जनरल कैटेगरी का, वो 12-20 रैंक तक था, लास्ट जो सिलेक्टेड था। ओ बिल्कुल, आपका बॉर्डर पे एकदम।
बॉर्डर बॉर्डर पे थी मैं। तो तब बहुत बुरा लगा था उस दिन। मुझे अच्छे से याद है, मैं मतलब लाइक ऐसे, मैं शिव जी को फॉलो करती हूँ, तो मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ। उस दिन मंडे ही था, और इवनिंग में वो फाइनल लिस्ट आया था, मैं खाना खा रही थी, तो जब मैंने लिस्ट देखा मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया उस दिन, तो मैंने खाना ही छोड़ दिया। कैसे फिर उसके संभाला बाद इतने मैंने, इतने, उसके बाद खुद को संभाला, उसके बाद फिर सीआरई का एग्जाम अगला दिया आपने, इफ आई एम हाँ नॉट, हाँ, सीआरई का मतलब एग्जाम उस दिन में मम्मी क्या पापा ने भी कहानी थी? बहुत ऐसे कंसोल किया कि कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट दे ले, कौन सा तेरी एज अभी निकल गई तो तू नेक्स्ट दे ले, जब इतना करा है तूने, तू थोड़ा और करेगी तो शायद निकाल ले, ये सोच के मतलब मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मैंने ना, क्या कहते हैं, सर से बात की, हिम्मत सर से। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है सर, और मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। सर ने बस ये बोला कि अब ना आप अच्छे से, जो जहाँ पे लैकिंग रह गई ना थोड़ी बहुत, उसको इम्प्रूव करो। तो तब फिर मैंने ये गोल्ड वाला बैच लिया। हम्म गोल्ड वाला बैच लेने के बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। लेकिन है ना, मेरे साथ क्या, हाँ सीआरई दिया, फिर सीआरई भी आया था जैन हम्म। फैब में। मैंने सीआरई दिया, सीआरई में सेम मेरे साथ यही सिचुएशन फिर से। सीआरई वैसे मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में, मुझे वो थोड़ा ना सही नहीं लगा था, क्योंकि सारे एग्जाम ही क्वेश्चन एक ही बहुत टॉपिक अजीब, से थे। बहुत ही अजीब सा बहुत एग्जाम अजीब था। सा क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें मतलब उसमें क्या वो, रैंक रही आपकी, उसमें क्या कितने मार्क्स उसमें से मेरी राउंड में? रैंक थी 600 समथिंग कुछ थी। विच इज नॉट अ सिक्स बैड रैंक। फोर्टीन ऐसा, ऐसे रैंक थी। तो वो वैसे जब मैं एग्जाम दे गई, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। एक तो मेरा सेंटर हिसार पड़ा था, मुझे ये था यार इतनी दूर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। और जब मैंने वहां पेपर देखा, मैं मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं हिसार ही ये एग्जाम देने। दिल्ली से हिसार तो बहुत दूर पड़ता है, और वो बिल्कुल रिमोट लोकेशन पे सेंटर था। हम्म। मैं, इतना मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर क्या कहते हैं, रिजल्ट देखा, रैंक वही सेम 50-50 वाला था, कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे वाला था। उसका भी लिस्ट आया, उसमें भी नहीं था। बहुत बढ़िया। और फिर क्या कहते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब नौसेट 8 आया, तो उससे पहले मेरी ही फैमिली में दो शादियां थी, मेरी बहुत क्लोज कजिन्स की शादी थी। मैंने वहां पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। जिसकी वजह से जब नॉर्सेट 8 आया, नॉर्सेट 8 में मैंने प्री दिया। मैं ये सोचा था मैंने कि मैं नॉर्सेट 7 से ज्यादा अच्छा करना है मुझे। लेकिन बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ही गलती थी, मेरी ही कमी थी। मैंने नहीं ढंग से प्रिपेयर किया था, और मैंने रिवीजन नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो फील किया ना वो ये था कि प्री में जो क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसा नहीं था कि ऐसा आया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। क्वेश्चंस हम्म पढ़ के पता था कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन है ना, ऐसा हो रहा था कि दो ऑप्शंस में 50-50 चल रहा था। मैं क्लियर हम्म। कट आंसर नहीं कर पा रही थी, बहुत बिल्कुल। कंफ्यूजन था मेरे को। हम्म। ऐसे हाइपर हाइपर होगा, हाइपो होगा, ऐसे दिमाग में ऐसे चल रहा था, मैं क्लियर आंसर ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर जब प्री का रिजल्ट आया, डिसअपॉइंटेड। फिर क्या कहते हैं, हो गया वहां पे और गंदा ऐसे एक फेज आया, वो बिल्कुल दिमाग आउट हो गया कि अब मैं क्या ऐसे करूँ, ऐसे अब मेरे को ऐसे और भी फेज बुरा में, लगा। ऐसे ऐसे लगातार फेज में सबसे अहम कड़ी क्या थी जिसके सहारे आपने खुद को संभाले रखा? वर दैट मतलब, वॉज इट योर पेरेंट्स, उनका सपोर्ट, या आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट, या क्या आपने खुद को एंटरटेनमेंट के थ्रू बिजी किया? कैसे कैसे संभाला खुद को, क्योंकि आसान नहीं होता इतने सेटबैक्स एक के बाद एक झेलना। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि क्या कहते हैं, तेरा नहीं हो रहा है, या इतना कर रही है तेरा हो ही नहीं रहा, तू ठीक से पढ़ती नहीं है क्या, ऐसा ऐसा कभी कुछ नहीं हम्म। बोला। उन्होंने मेरे को बस ये बोला, हमें पता है बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, इसे थोड़ा कहते हैं और पढ़ो। पेरेंटिंग, इसे कहते ऐसे हैं ऐसे पेरेंटिंग। करके, अमेजिंग पेरेंट्स, अमेजिंग पेरेंट्स। ऐसे करके उन्होंने बोला। और मतलब मम्मी भी लाइक ऐसे होती है हर चीज में, कहाँ फुल है रेस्पेक्ट आपके, करते हैं। आपके पेरेंट्स हैं क्या? मैं हाथ जोड़ के हाँ हाँ, कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा उनको, अगर आप 2 सेकंड के लिए बुला लें। मम्मी इवनिंग वॉक के लिए गई हुई है अभी, मम्मी और पापा भी ऑफिस से दोनों आएंगे, ही? नहीं तो बहुत मैं बढ़िया। बुलाती। कल मैंने आपसे जैसे बात की थी तो मम्मी जी से तो बात हुई थी। हाँ हाँ, मम्मी मम्मी ने रिसीव किया था कॉल, मैं खाना खा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अमेजिंग पेरेंट्स। तो वो मम्मी पापा का है थोड़ा ना। और मतलब हम्म जैसे स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता था, तो उनको बस ये होता था कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बोलते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला
क्योंकि मेरे हम्म पापा को ये होता था कि हम बोलेंगे पढ़ लो और तुम बुक खोल के बैठ जाओगे, तुम्हारा मन ही नहीं होगा अगर, तो हम्म तुम बुक खोल के बैठे रहोगे, कोई आउटपुट थोड़ी आएगा। जब तक एग्जैक्टली। तुम्हारे अंदर से तुम्हें खुद फील नहीं होगा कि पढ़ना है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। और हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो पढ़ने से हमें याद पीछे आया, पड़ने की जरूरत नहीं है। आपका स्केड्यूल क्या रहता था सुबह से लेके शाम तक? अ, बच्चे, सुबह से शाम तक। हालांकि मैं सबको बताता रहता हूँ स्केड्यूल इज समथिंग जो आपको अपना खुद का बनाना होता है, बट वो फिर भी हाँ, पूछते हैं सर हमारे लिए आप स्केड्यूल बता दो। तो आपसे बेहतर कौन है, आप खुद ही बताइए कि क्या स्केड्यूल रहता था, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे सुबह से लेके शाम तक? मॉर्निंग में बहुत जल्दी तो मैं नहीं उठ पाती हूँ ऐसे, ओके। 7-8 AM ही ऐसे मॉर्निंग में उठ के, और अपना जो भी डेली बेसिस वाला हमारा डेली रूटीन होता है वो कंप्लीट करके 9 AM या 9:30 तक बैठ जाना है। बैठ के अपना क्या कहते हैं, जो भी ऐसे है ना, मैं क्या करती थी, जो ऐसे वाला है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो मुझे खुद से ऐसे थोड़ा सेल्फ स्टडी टाइप वाला है, वो मैं सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में करती थी, क्योंकि ओके। तब हम थोड़ा ज्यादा फ्रेश होते हैं। तो मैं वो करती थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक कोई टेस्ट ले लिया हमने, है ना, टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट प्रैक्टिस किया, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसका एनालिसिस करके, और जो मेरे को मेरे क्वेश्चन उसमें गलत हुए हैं, जो नेगेटिव हुए हैं, वो हम्म मैं नोट डाउन करती थी। उसके लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई हुई थी। इसके बारे मैं में हम हमेशा अगला उस क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम एग्जाम का एनालिसिस कैसे करते थे। अभी आप मुझे बस अपना स्केड्यूल बता दीजिए, ठीक है? सुबह उठ के 7-8 बजे, 9 बजे आप पढ़ने बैठ गए, उसके बाद? फिर एक टेस्ट दिया, टेस्ट दे के एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद बीच में थोड़ा चिल किया, आफ्टरनून में खाना खाया, खाना खा के थोड़ा टीवी वीवी देख लिया, थोड़ा सो गए। फिर शाम को उठे, थोड़ा स्नैक्स लेके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ यूट्यूब सेशन देखना है तो वो देख लो। थोड़ा जैसे उठते ही एकदम पढ़ने का मन नहीं करता है, थोड़ा इधर उधर होता है ऐसे, इसलिए तो उस वक्त मैं ऐसे थोड़ा पैसिव लर्निंग पे थोड़ा फोकस करती थी। हम्म वो थोड़ी देर के बाद फिर अपना एक्टिव मोड में आ जाओ इवनिंग में। ऐसे मैं, ऐसा होता था 6-7 बजे बैठ जाती थी, और तो फिर मोटा जितना मेरे मोटी से पढ़ा पूरा जाता था। पूरा दिन में मोटा मोटी कितने आवर्स की आपकी सिटिंग थी पढ़ने की? 7 से 8। 7-8 आवर्स, विच इज फेयर, हाँ, इतना तो चाहिए भी, इतना तो बहुत ज्यादा 7 से 8 जरूरी होता है। था। बिल्कुल। और मतलब जो ऐसे। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ, 7-8 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी 7-8 आवर्स ही होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, कर पाते हैं चीज़ों को, कितना जल्दी आप बोर हो जाते हैं, आपका फोकस का टाइम कितना है, अटेंशन स्पैन आपका कितना है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो आपके लिए 6 घंटे भी हो सकता है और वो आपके लिए 10 घंटे भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो आपको अपने लिए अपना स्वीट स्पॉट खुद ढूंढना है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। कूल। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एक्चुअल पढ़ाई पे। आपके पास एनप्रेप आप करीबन आप बता रहे हैं कि नॉर्सेट 7 से थोड़ा पहले था उस टाइम पे। तो आप तब से ले तब आपने रैपिड यूज किया, उसके बाद अब आप गोल्ड सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। आपको बेस्ट तरीका क्या है एनप्रेप ऐप यूज करने का आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है ना, तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम्हें पढ़ना है, जैसे ठीक तुम्हें है। इंपॉर्टेंट जो भी लगता है, उसका तुम लेक्चर देखो। हम्म। लेक्चर देखने के बाद फिर वहां पे ना क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है टॉपिक वाइज। हाँ, ब्लॉक जो उस लिखा आता क्वेश्चन है, बैंक में वीडियो जाके, के हाँ, वीडियो के क्वेश्चन जस्ट बैंक नीचे में, ब्लॉक लिखा आता है। हाँ, वो क्वेश्चन बैंक में जाके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम्म क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जितने ठीक है ठीक है, जितने गलत हो रहे हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लो। हम्म और फिर उसके बाद वही सेम टॉपिक एक बार सोने से पहले ना, रात को जो हमने लिखा था ना, जो हमारा गलत था, उसको बस एक बार रीड कर लो रात को सोने से पहले। ओके। और ये है फिर एक क्वेश्चन हफ्ते के बैंक। बाद एक बार और देख लो, बस हो गया। ऐसे ये है, ऐसे किया ये करो। क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट है। अब हम्म। लेक्चर देख लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप मुझे बताओ, जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते थे उसको आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी क्वेश्चन बैंक को लेके? मेरा क्वेश्चन बैंक को हाँ। लेके मेरा ये था, जो मेरे को, मैंने पढ़ते ही जो मुझे ऐसा हम्म, लगा कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, मैं सिर्फ वही मार्क करूंगी। मैं बिल्कुल। तुक्का नहीं मारूंगी। बिल्कुल, शाबाश। क्योंकि मैं एंट्रेंस शाबाश। एग्जाम में नहीं बैठी हुई। जो मुझे आता बिल्कुल। है मैं उतना ही करूंगी, तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे। बिल्कुल। नहीं आ रहा तो छोड़ मेरे देना, पास ताकि मुझे। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा बाकी स्टूडेंट्स को। आई हैव ज्योतिष प्रोफाइल अभी मेरे पास आईपैड पे। शी उनकी एक्यूरेसी 70% है। आई डोंट नो कि अगर आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्यू बैंक क्वेश्चन बैंक में ज्योति की एक्यूरेसी इज 70%, विच इज अ हिस्टोरिक फिगर। ऐसा नहीं है पिछले 1 महीने की है,
वो जब से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तब से लेके अब तक उन्होंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसका एवरेज इज 70%। दैट मीन्स अगर वो 10 क्वेश्चंस मार्क करते हैं उसमें से 7 सही होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक्यूरेसी 70% है। यही एक रीजन है दैट यू हैव गॉटन सच अ ब्यूटीफुल रैंक विच इज 14। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। क्या आप वही मार्क करोगे जो आपको आता है, आप तुक्का नहीं मारोगे। वेरी गुड। ठीक है, अब मान लो उसके बाद भी गलत हो गया क्वेश्चन, या फिर आपने नहीं करा तो। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू, आप ही बताइए। जैसे जो मुझे नहीं आया मैंने वो नहीं अटेम्प्ट किया, वो ठीक मैंने है, छोड़ दिया। उसके तो बाद जब छोड़ मैं देंगे तो फाइनल टाइमर एनालिसिस। खत्म हो जाएगा। टाइमर खत्म हो जाएगा हाँ तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या मैं करते हो आप? फिर उसको मैं जो पूरा क्यू बैंक पूरा सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैं अपना एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद जो मैंने छोड़ दिए या जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको मैं राइट डाउन करती हूँ। कैसे ये लिखते हो? काम मेरा। फॉर्मेट बताओ लिखने का, एग्जाम्पल के साथ कि फॉर्मेट ये मेरा सर कि फॉर एग्जाम्पल आपका एमनियोसेंटेसिस का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप उसको लिखोगे कैसे? उसको मैं लिखती कैसे थी कि जैसे जो टॉपिक है पहले ऊपर वो क्वेश्चन लिख लिया, फिर आंसर करके जो उसमें आंसर दिए वो उस आंसर से रिलेटेड जो अगर क्वेश्चन है उसमें 4 टर्म है, इफ इन केस कोई सिंड्रोम है, 4 सिंड्रोम दिए हुए हैं। अब उसमें से मेरे को सिर्फ एक ही सिंड्रोम ऐसा है जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी 3 सिंड्रोम ऐसे मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करा। उसके बाद जब मैंने एनालिसिस किया तो जो राइट आंसर है वो तो मैंने राइट डाउन कर लिया और उस सिंड्रोम के बारे में डीप में देख लिया। लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं, वो 3 ऑप्शंस में जो सिंड्रोम जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, मैं उनके बारे में भी हम्म। मतलब जो अदर ऑप्शंस बच गए वो आपको उनके रैशनल में बारे ही में मिल भी वो मैं आपको पूरा। रैशनल में ही मिल जाता था। क्वेश्चन के नीचे जो हाँ हाँ, वो रैशनल है। नीचे नीचे हाँ। उसमें रैशनल आता है, उसमें लिखा रहता है। तो ओके। वहीं से वो पूरा मैं नोट डाउन कर लेती थी। ओके, इसका इसका आपको कितना यूज केस लगा कि सारी चीजें एक जगह ही मिल जाती हैं आपको? ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए ना कहीं किताब में जाने की जरूरत है, ना किसी ग्रुप में पूछने की जरूरत है। एवरीथिंग इज इन द रैशनल। इसमें आपने लगभग कितना टाइम सेव किया होगा? हाँ, टाइम सेविंग तो है ये चीज की, इधर उधर भागना नहीं पड़ता, वहीं पे है तो क्लियर हो जाता है। वरना पहले मैं पता क्या करती थी मैं पहले चैट जीपीटी पे भागती थी अगर हाँ। मुझे कुछ ऐसा है तो जो नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, पहले मैं ऐसे करती थी, मैं चैट जीपीटी पे भागती थी, वहां से पूरा उसको रीड करती थी, उसके नोट्स बनाती थी। अभी क्या है कि और उसमें क्वेश्चन बैंक और में वो उसमें नीचे बहुत मिल टाइम जाता खराब है। होता था। टाइम हाँ, खराब क्योंकि होता वो था। वो एक एग्जैक्टली चीज पूछती है 4 बताती है। हाँ। और जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रही हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार वो नहीं बताती, तो उसे पूरा डीप में बार बार उसे इंस्ट्रक्शन देने हाँ। पड़ते हैं तब वो खोल के बताती है। एंड हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी करना, गूगल करना, किताबें खोल के, जबकि पढ़ाई नहीं हो रही होती, एक्सप्लोरिंग चल रहा होता है कि यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाए, यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाए। एक्चुअली जो पढ़ने का पॉइंट है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पर यूनिट टाइम वो बहुत ज्यादा ले जाता है। ऐसा मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया। अब आप मुझे टेस्ट बताइए कि आपने, लेट्स स्टार्ट टेस्ट के बारे में। अब तक आपने इन प्रेप के इतने सारे टेस्ट, कितने टेस्ट दिए हैं? पहले वन वर्ड में आंसर बताओ, आज तक कितने टेस्ट दिए होंगे फुल सिलेबस? फुल सिलेबस टेस्ट मैंने पहले टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो ऐसे मेरे पास काउंटिंग तो मेरे को पास नहीं है, लेकिन काफी टेस्ट दिए मैंने। क्योंकि हम्म। जीएमसीएच से पहले, जीएमसीएच के एग्जाम से पहले जो उसका टेस्ट सीरीज था, उसके सारे टेस्ट दिए थे मैंने। जितने हम्म। उसमें टेस्ट थे वो सारे दिए थे, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड। और उसके अलावा जो डेली टेस्ट आता था, वो डेली टेस्ट, ये कितने डेली दिए टेस्ट होंगे? स्टार्ट होने से 50 पहले भी जो आज टेस्ट तक? सीरीज चल रही थी। आज तक एनप्रेप पे आपने कितने टेस्ट दिए होंगे टोटल? 50, 100, 150? कितने? 50 प्लस तो दे ही दिए होंगे, हाँ, 50 विच से इज तो अ ज्यादा ही नंबर विच होंगे आई रेकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स। 50 आपका जो नॉर्सेट एग्जाम होना चाहिए, वो आपका 51st टेस्ट होना चाहिए। कभी भी उससे कम नहीं होना चाहिए। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स के टेस्ट, जब आप एक्चुअल टेस्ट में बैठो, दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट टेस्ट के आज से पहले कभी टेस्ट ही नहीं दिया है। प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, इतने टेस्ट दिए, आपका फेवरेट टेस्ट कौन सा है आज तक का? एन प्रेप स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत बड़ा हुआ था, नाश्ता बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था अच्छा, आपने वो दो नॉर्सेट दिए अब तक? दो नॉर्सेट दिए हैं अब तक, नहीं, जीएमसीएच दिया, सीआरई दिया, आपने इतने सारे एग्जाम दिए सब में, और एनप्रेप के टेस्ट में क्या सिमिलर लगता है आपको? व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट? जैसे कुछ है ना, बाकी अगर हम
हम जो पढ़ते हैं नोट्स में, हम क्या पढ़ते हैं, जो फैक्ट्स हमने लेक्चर में देखे वो पढ़ पढ़ रहे हैं हम नोट्स में, या जो एकदम कट टू कट लाइंस है वो हम नोट्स में पढ़ते होते हैं। हम्म। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ना लैंग्वेज चेंज होके आती है, और एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो इतना कंफ्यूज करती है कि हम्म। हम जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें लगता है सेम ही बात तो बोल रहा है दोनों में। फिर फिर वहां दिमाग खराब होता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, और वहां हम्म। फिर ना हम जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और वो फिर गलत हो हम्म। जाता है। हम्म। तो इसलिए है ना, टेस्ट इन ये जो मैंने टेस्ट सीरीज लिए, ये जो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए, उनमें मेरे को ये चीज मैंने देखी कि क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि है ना, एग्जाम में अब वन लाइनर आना बंद हो गया, अब चलो, नहीं आता। सब जो कान भी खोल के क्वेश्चन, सुन लो ये बात वापस हाँ, से, ज्योति एक बार वापस से बोलो सबको। वन लाइनर क्वेश्चंस अब नहीं आते, वो पैटर्न खत्म हो चुका है कि बहुत बिल्कुल बढ़िया। स्ट्रेट तुमसे पूछेगा ये क्या वैल्यू है, ऐसा हाँ, नहीं आता। ये जो पीआर यादव और तरह तरह की किताबें आप सॉल्व कर वो रहे तो हैं। बहुत बेसिक है, एग्जैक्टली वो तो उसमें पहले आता उस था, पहले आता था। जो मैंने 2018 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर देखे ना, उनमें है वैसे क्वेश्चन, एग्जैक्टली अभी इंडियन वालों में तो नर्सिंग, नहीं है ऐसे। मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी बता सकता हूँ। कोविड के बाद सरकार ने ये देखा है कि इंडियन नर्सिंग को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने की जरूरत है। तो उसके लिए एजुकेशन का स्तर तो बढ़ाना पड़ेगा ना लोगों का। हम चाह रहे हैं कि हमारे नर्सेज और डॉक्टर्स का एजुकेशन सिमिलर हो, सेम हो। एजुकेशन अच्छा होगा तो हेल्थ केयर अच्छा बढ़ेगा। उसके लिए लेवल एजुकेशन का तो बढ़ाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि कॉलेजेस की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट इन एग्जाम्स की वजह से बच्चों का लेवल अच्छा हो रहा है। आप खुद भी अगर नोटिस करोगे, पिछले 2 साल में आपका खुद खुद का एजुकेशन लेवल कितना अच्छा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जाम। अब आप जब सिलेक्ट होके एक्चुअल जाओगे, मरीज के पास होगे, आप देखोगे कि ये मेडिकेशन है, ये लिख दी है डॉक्टर ने, बट यूजुअली तो ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। तो आप बात करोगे डॉक्टर साहब से, पूछोगे सर ये वाली मेडिकेशन तो यूजुअली नहीं देते हैं, तो देनी है क्या? मे बी गलती से लिख दी थी वो मेडिकेशन। ये स्पॉट तो तभी हो सकता है ना जब हमें अच्छे से आता हो चीजें। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये सारी किताबें आउटडेटेड हैं, एंड वी नीड बेटर क्वालिटी एजुकेशन अब इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आई एम गेसिंग आप यही बताना चाह रहे थे, सिंगल लाइनर सब नहीं आते हैं। नहीं आते भी है आता तो है, बहुत कम आते हैं। बहुत बहुत कम अब रह गया है, क्योंकि अभी ना, और बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। तुम्हें है ना कुछ साइलेंट सिम्टम दिखा के या मार्क करके उसके बाद डिजीज का नाम देके या तो ट्रीटमेंट पूछेगा, ऐसे कभी भी नहीं आता कि ये कौन सा डिजीज है। ये हम्म। ड्रग ऑफ चॉइस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उनमें भी ना ये अब ऐसे नहीं आता कि इसका एंटीडोट क्या है, ऐसे नहीं आता उसमें। हम्म। वो पेशेंट के साइलेंट सिम्टम्स देगा, तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी टॉक्सिसिटी है और इसका एंटीडोट क्या होगा। ऐसे हम्म। नहीं आता ये फोस्फोरस पॉइजनिंग है इसका एंटीडोट बताओ, ये पहले आता था। अब नहीं आता है एग्जैक्टली ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इसीलिए पढ़ना बहुत जीएमसीएच इंपॉर्टेंट का है। जीएमसीएच का जब मैंने एग्जाम देने से पहले ना, मैंने जिन्होंने प्रीवियस जीएमसीएच दिया है उन्होंने बोला कि अरे बहुत इजी आता है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं है बहुत, अरे बिल्कुल इजी है। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने देखा, मेरे को भी लगा था कि अरे इजी सब बोल रहे हैं, इजी इजी तो इजी आएगा, लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठी मैंने देखा, सबने देखा वो, उनका तो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर एकदम पब्लिक किया हुआ है, हर कोई देख सकता है उनका, है ना। उसमें आप खुद भी देखोगे, उसमें जो क्वेश्चंस है ना सारे के सारे ऐसे वन लाइनर नहीं है। जो उसका पार्ट बी था, जो स्पेशली वो प्रोफेशनल स्किल्स के लिए था पार्ट बी, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको ना 2 बार रीड करना पड़ेगा। एंड ऐसा ऐसे होना सट भी से एक चाहिए। बार सिंगल ऐसा लाइनर होना पढ़ा भी और टिक चाहिए। कर दिया, ऐसा नहीं है। ज्योति आप खुद इमेजिन करो, आप जीएमसीएच जाएंगे, वहां पे काम करेंगे। आप भी चाहते हो ना आपकी टीम मेंबर्स जो आपके बाद आए वो पढ़े लिखे आए, उनके साथ काम करने में मजा आए, पेशेंट केयर और बेटर हो। तो ये होना भी जरूरी है एक तरीके से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड बेटर क्वेश्चंस, बेटर कॉन्सेप्ट्स फॉर बेटर पीपल एट द बेस्ट प्लेसेस। तभी अच्छी टीम्स बनेंगी, एंड तभी ओवरऑल हेल्थ केयर बेटर हो पाएगा। जैसे जब आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स को कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, तो वहां पे डॉक्टर्स भी अच्छे हों और नर्सेज भी अच्छी हों। एम आई राइट और एम आई राइट? यस यस, इवन मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि है ना, सिर्फ है ना, जैसे थ्योरी एग्जाम्स जो कंडक्ट हो रहे हैं वो अच्छी चीज है, मतलब ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसे फील होता है कि ना कुछ ऐसे स्किल रिलेटेड एग्जाम भी होना चाहिए साथ बिल्कुल में, बिल्कुल, एग्जैक्टली हंड्रेड ताकि, परसेंट क्योंकि हम डायरेक्ट है ना लाइफ्स के साथ डील करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो थोड़ा ना कुछ स्किल एग्जाम भी होना चाहिए। 100%। एंड बिल्कुल गवर्नमेंट लेके आएगी, जल्दी लेके आएगी। जितना मैंने सुना है लोगों से, स्किल असेसमेंट हैज टू बी डन बोथ फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर नर्सेज।
यहाँ पे नेक्स्ट की हाँ बात हो रही है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए भी कुछ ना कुछ एग्जाम आएगा। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हर जगह होता है। बीट, एनक्लेक्स, हाँ, बाकी यूएसएमएलई, अदर कंट्रीज में हर जगह होता है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अदर कंट्रीज में हैं, उनको जैसे ऑस्की देना पड़ता है ना, एग्जैक्टली। उनको वो स्किल एग्जाम ही तो है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है अभी। आएगा आएगा, तो धीरे वो धीरे मुझे आएगा। थोड़ा फील होता है हम अभी कि ऐसे कुछ होना सिंगल चाहिए। लाइनर से उठ के अभी हम अच्छे क्वेश्चंस तक पहुंचे हैं। हाँ अब यहाँ हाँ। से हम आगे जाएंगे, स्किल एग्जाम तक भी पहुंचेंगे। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद अभी भी आप इस आपका फोकस है कि नर्सिंग शुड बी बेटर, एग्जामिनेशन और अच्छा होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं लीनियंट कर दो, लीनियंट कर दो। बट हाँ, लीनियंट करने से हमको ही लॉस है, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ केयर तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। अरे कल ठीक को है, मेरे पेरेंट्स अगर कहीं जाएंगे तो फिर, है ना, वहां पे कोई आप स्टाफ काम कर रहा होगा जिनको नहीं तो आती ऐसे होंगी चीजें। हम भी चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स को बेस्ट केयर मिले, तो उसके एग्जैक्टली। लिए तो फिर होना चाहिए, बहुत ऐसे मुझे बहुत ऐसा सुंदर लगता है। ख्याल ज्योति, मजा आ गया ये वाली बात सुन के। अच्छा, कमिंग बैक टू हम जो बात कर रहे थे मेन, कि अच्छा जीएमसीएच में इस तरह के सवाल आ गए, लेकिन आपने एनप्रेप के टेस्ट दे रखे थे, तो उन टेस्ट का फायदा क्या हुआ इस वाले एग्जाम उन में? टेस्ट का फायदा ये हुआ कि, है ना, टेस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, जो टेस्ट सीरीज मैंने दी उसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और, है ना, वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे इन्वॉल्व थे। तो मैंने जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया तो वो मेरे क्वेश्चन क्या हो गए, प्रैक्टिस हो गए अच्छे से, और वो ही हम्म। क्वेश्चन क्वेश्चन फिर मुझे जीएमसीएच में देखने को मिले। तो हम्म। वहां ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा हाँ, था। रिलैक्स महसूस हुआ कि अरे ये तो मैं इनप्रेप में पहले ही करके आ रखी हूँ, ये तो एग्जैक्ट आया है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जब आप टेस्ट देते थे एनप्रेप ऐप के ऊपर, मुझे स्टार्टिंग से बताओ, आप टेस्ट देने बैठते थे, टाइमर लगा के टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद क्या करते थे, एनालिसिस कैसे करते थे, पूरा शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से आप बताइए कि टेस्ट देने का और टेस्ट को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? टेस्ट मैं तभी देने बैठती थी जब मेरे पास इनफ टाइम है, क्योंकि मुझे वो ओके। बीच में इंटरप्शन नहीं पसंद। ठीक है। जब मेरे को ये है कि मेरे पास इतना इनफ टाइम है, मेरे को इतना बैठना है, मैं तभी टेस्ट स्टार्ट करती थी। फिर ओके। चाहे मैं दिन में वो किसी भी टाइम करूँ, ओके। है ना। जैसे मैंने पूरा टेस्ट कर लिया, पूरा टेस्ट करने के बाद तुरंत मैंने स्कोर देखा, मेरा स्कोर कितना है। उसके बाद मैंने एक स्पेशल नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट का एनालिसिस लिखती थी। डेट डाल के, डेट डाला, और उसके बाद साइड में उधर मैं स्कोर लिखती थी, मेरा इसमें स्कोर कितना है, मैंने हम्म। कितना, मेरा नेगेटिव है और मेरा कितना परसेंट स्कोर आया। उसके बाद वहां पे जो मेरे क्वेश्चंस नेगेटिव हुए, वो क्वेश्चन लिखा, और उसके सारे आंसर 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 मैंने वहां पे लिख लिए। वो फिर आंसर आप ऐप क्योंकि से ही आप, देख के लिखते थे जो हाँ, वो नीचे एक्सप्लेनेशन इनप्रेप के दिया अंदर दिया आता है, होता है। एक्सप्लेनेशन जो आता है हाँ हाँ क्वेश्चन के नीचे, ऐप के अंदर से देख के लिख लेते थे आप, आपको कहीं जाने की हाँ। जरूरत तो नहीं पड़ती थी? नहीं नहीं, वो नीचे रेशनल होता है, उसमें लिखा रहता है, वहीं से मैं नोट डाउन कर लेती थी। ओके। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, फिर मैं उन क्वेश्चंस को लिखती थी कि मैंने ये हम्म। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, नॉन नॉट अटेम्प्ट करके वहां फिर मैं वो क्वेश्चंस लिखती थी। ओके। और जब मैं टेस्ट देती थी, मेक श्योर मुझे बस ये होता था कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैं सिर्फ वहीं तुक्का मारती थी। जहां मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता तो छोड़ देना, मतलब स्किप कर देना। इसीलिए आपकी एक्यूरेसी 70% है। हाँ, दिख मुझे रहा है वो। नेगेटिव कंट्रोल करना था अपना, इसलिए मेरे को ये था कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो भाई, गलत बिल्कुल। करने से बेटर है। यूजुअली जब मैं स्टूडेंट्स के साथ अभी पिछले हफ्ते कई सेशंस लिए, जितना मेरे पास टाइम था, तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि नेगेटिव कम करना इज नॉट द फोकस, करेक्ट करेक्ट को बढ़ाना वो फोकस है। यूजुअली दैट इज हाउ आई पुट इट। वो उसको करने का तरीका वही है कि आप वापस जाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स बेसिक से बिल्ड रखें, तो अपने आप आपके नेगेटिव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब आपको पता होगा कि ताजमहल आगरा में ही है, और क्वेश्चन आएगा कि ताजमहल कहाँ है, तो आपका हाथ आगरा पे ही जाएगा ना, कि नेगेटिव क्यों होगा जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है। तो आई एम ग्लैड कि सिमिलर आपसे भी बात पता चली। एनालिसिस के बारे में बात की। अच्छा, आप टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। आपको फर्स्ट रीडिंग में कितना टाइम लगा? जब आपने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया था, पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा? उसके बाद कितना टाइम आपको हर पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में लगा? और एग्जाम से जस्ट पहले आप, आज अगर मैं आज आपको बोलूं कि रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का, तो आप कितने दिन में रिवाइज कर सकते हो पूरा? सबसे पहले मेरा थ्योरी जो था, वो मेरा, है ना, कॉलेज टाइम से थोड़ा ठीक था। ठीक है। मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मेरा थ्योरी वहां से थोड़ा अच्छा है।
ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पता होता है हमें डीप डाउन कहाँ है, हम थोड़ा तो पता ही होता है, आइडिया होता है। तो लेकिन उसके बाद कॉलेज में हम पढ़ते हैं कैसे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम लिखने के लिए, हम्म। है ना। अब कॉलेज में एक बार कंपटीशन फाइट करने के लिए उसको तो। उसको हम एक बार भूल जाते हैं। हम बात करते हैं कि जब आपने सोचा कि अब मेरे को कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, उस टाइम पे आपको पहला रीडिंग में टाइम कितना लगा? थ्योरी कंप्लीशन टाइम कितना था? फर्स्ट जो मैंने थ्योरी कंप्लीट किया था उसमें मेरे को 3-4 महीने लगे थे। ओके। 4 मंथ्स, मेरा तीन भी चार यही। महीने में। बिल्कुल, हाँ, मेरा भी यही मानना है, 4-5 महीने इज इनफ टाइम। 5 महीने में आप अपना पूरा थ्योरी एक बार पढ़ सकते हो, अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो। 5 मंथ्स इज इनफ। फिर कूल। उसके बाद जैसे थ्योरी पढ़ा, उसके बाद फिर रिवीजन किया। रिवीजन करने में ये मेरा ये होता था कि पूरा, जैसे मैंने जितना पढ़ा है उसको संडे वाले दिन रिवाइज कर लेना है, ओके। फिर मंडे से नया स्टार्ट करना है, फिर उसे संडे ओके। को पूरे को रिवाइज कर लेना है, ऐसे होता बहुत था मेरा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसलिए जब मैंने रिवीजन करा था थ्योरी के बाद, तो मुझे ऐसे लगा होगा 20-30 दिन बस। बस, बहुत ही प्यारा। हाँ, 30 दिन खत्म। क्योंकि वेरी। मैं बीच में हाँ, मैं ना आपका, बीच में भी रिवीजन करती आप रहती बहुत थी। ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ते आए हो, जिसको हम स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हैं, इस मेथड हाँ, को। स्पेस्ड रेपिटेशन एक बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन मेथड है मेमोरी रिकॉल को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आपको 30 दिन लगते थे रिवाइज करने में। अच्छा, ये 30 दिन छोटे होते होते आज अगर आप बैठो रिवाइज करने, तो आज आपको कितना टाइम लगेगा? आज अगर आई थिंक 15 से 20 दिन। 15 दिन ना, 2 वीक्स। हाँ, हाँ। बस, मैं स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं, आपको यही बताना, ये हमारा एंड गोल है कि पढ़ना किस तरीके से। हमें पढ़ना इस तरीके से है कि जब हम एग्जाम से 2 हफ्ता पहले हों, हम पूरा रिवाइज कर पाएं। या आई विल गो ऑन टू, आई विल स्ट्रेच दिस एंड से कि एग्जाम से 10 दिन पहले आप पूरा रिवाइज कर पाओ। आप इतना कंसाइज आपका मटेरियल हो जाना चाहिए कि एग्जाम अगर आया है और आप एग्जाम आपसे सिर्फ 10 दिन दूर है, तो उसके बाद आपको इधर उधर कुछ नहीं ढूंढना है। आपके पास ऐसा कंसाइज मटेरियल होना चाहिए, जैसे इन्होंने अपनी मिस्टेक्स की नोटबुक बना रखी थी। और एनप्रेप के रैपिड रिवीजन नोट्स भी हैं, बहुत सारे कंसाइज चीजें हैं जो 10 दिन के अंदर आपको पूरा रिवीजन करने का मौका मिले। अगर आप चीजें इकट्ठा करने लगोगे, ये किताब वो किताब, ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे टाइम से। एंड दैट इज द रीजन सिलेक्शन नहीं होगा। एम आई राइट ज्योति? आपका क्या पॉइंट है इस चीज पे? सेम, ये जो आपने बोला मैं फुली एग्री हूँ उससे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। क्या कहते हैं, जो भी पहले जितना हुआ फटाफट फटाफट फटाफट, साथ में बीच में रिवीजन लगाते जाओ। बीच में रिवीजन करोगे तो वो है ना थोड़ा सा रिटेन रहेगा। तो फिर इसलिए बाद में रिवीजन करने में रैपिड रिवीजन ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसमें क्या है 100 आवर्स में पूरा है ना। हम्म। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना, हमारा जो मेजर सब्जेक्ट एमएसएन वो बहुत वास्ट है, हम्म। उसको कंप्लीट करने में ना बहुत टाइम लगता है। हम्म। तो वो रैपिड रिवीजन में क्या था कि मैंने रैपिड रिवीजन से फटाफट वो जल्दी जल्दी क्लासेस मैं मतलब 2x प्ले करके और जल्दी 100 आवर्स का जल्दी 50 आवर्स में कर दिया आपने, मतलब 10-15 दिन में तो खत्म कर दिया होगा सारा। मैं जल्दी जल्दी करती थी, और जो मुझे हाँ। ऐसा लगता था कि अरे ये अच्छा ऐसे है, मतलब जो पॉइंट ऐसा मेरे को ऐसा लगता था कि ये मुझे याद नहीं है, वो मैं लिख लेती थी। मुझे है ना ऐसे पर्सनली लिखना बहुत पसंद है। लग रहा है तो मैं मुझे। लिख लेती थी, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको फटाफट से एक बार थॉरो कर लिया। तो इसलिए ना रिवीजन में बहुत इतना, इसलिए मैं रिवीजन थोड़ा जल्दी कर पाई थी, क्योंकि हम्म। मैं रैपिड रिवीजन में मेरे पास थ्योरी नोट्स हैं फुल, लेकिन उसके बाद भी रैपिड रिवीजन में भी जो मैंने रिवीजन बैच लिया था उसके भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे। वो ऐसे थे बिल्कुल कि एग्जाम से जस्ट पहले देखने के लिए रखे हुए थे मैंने। शाबाश, इसे कहते हैं तैयारी युद्ध की। एकदम सारे असला बारूद तैयार था एग्जाम से जस्ट पहले छोड़ने के लिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। जब भी अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, हर दिन नया है। हर दिन आप अलग फील करते हो, मूड कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। तो इस रोलर कोस्टर में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे आप? इसमें क्या है कि मतलब ऐसा मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन हमें भी फील होता है ना। समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी दिन हम पढ़ रहे हैं, कभी लो फील होता है। जब सबसे स्पेशली लो फील पता तब होता है जब हमारे साथ वाले का सिलेक्शन हो जाता है और हम रह जाते हैं। ऐसा मुझे मतलब नहीं, ये तो हुआ, थ्री मेरे इडियट्स, जितने ये मेरे थ्री साथ मेरे इडियट्स में भी बताई गई है बात। हाँ, दोस्त फेल हो जितने जाए तो मेरे साथ दुख मेरे होता है, फ्रेंड्स हैं देश वो का सब सिलेक्शन हो सेटल हो जाए गए, तो मैं ज्यादा दुख लास्ट हूँ। होता है।
अच्छा, आपके फ्रेंड्स क्या हैं? मेरी फ्रेंड है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो एम्स रायबरेली में है। और उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सभी यूके में है और स्कॉटलैंड में है। बहुत बढ़िया। और एक कनाडा में है। बाकी इंडिया में मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही है, वो एम्स रायबरेली में है। तो इसमें इसमें आप मोटिवेट कैसे रखते थे खुद को? मे बी पेरेंट्स का मुझे लगता मोटिवेट है काफी रोल रहा है। क्या होता था कि ना, क्या कहते हैं, जब लो फील होता था तो मेरे को ऐसे होता था कि यार, कोई तो कहीं तो ऐसा पीडीएफ होगा जहां मेरा भी नाम लिखा होगा। कोई तो पीडीएफ ऐसा आएगा जिस पीडीएफ में मेरा भी नाम आए, है ना, ऐसे थोड़ा। क्योंकि मैंने ना मैं पहले वर्किंग थी, मैंने जॉब छोड़ दिया था। मुझे ये था कि अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो जॉब के साथ मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया था हम्म। लास्ट ईयर। उसके बाद जब मैं प्रिपेयर कर रही थी और नहीं होता था, लो फील होता था, तो मुझे बस ये होता था, भाई तूने जॉब छोड़ी और एवरी डे रोज का तेरा 1500 तेरे को इनकम थी, तूने वो छोड़ी, मतलब तू रोज का 1500 रुपीज गवा रही है। हाँ, तो भाई पढ़ ले। इसको कहते पढ़ हैं ले, इसको जितनी कहते जल्दी हैं सिलेक्शन निकलेगा। खुद को मैनिपुलेट करना मोटिवेट करने के लिए। बहुत ही शानदार ज्योति, बहुत ही शानदार। तो मुझे ऐसे होता था कि अगर कहीं वर्किंग होती तो भाई सैलरी आ रही होती। अब सैलरी नहीं है, रोज का 1500 रुपये जा रहा है तेरा। ठीक है, बहुत ही तो शानदार ज्योति, वो बहुत वेस्ट ही नहीं करना। शानदार। थैंक यू सो मच ज्योति, आपसे बात करना था, बहुत टाइम से हम कनेक्टेड थे। एंड आपका सिलेक्शन हुआ है तो अभी पूरा ऑफिस में ऐसे है कि फाइनली ज्योति का सिलेक्शन हो गया है, बिकॉज हम काफी टाइम से आपको ट्रैक करते हुए आ रहे थे कि वाई इज ज्योति नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी हम मिलेंगे, थैंक यू आपकी सर। टिकट कराते हैं जोधपुर की, पूरा जोधपुर घुमाएंगे आपको। वैसे मैंने कभी दिल्ली से बाहर गई नहीं हूँ कहीं पे, सिर्फ चंडीगढ़ का बस, एग्जाम ही देने गई थी, उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई हूँ, बस कभी तो कहीं नहीं गई। अब बुलाते हैं आपको, ठीक है? चलो, बाय बाय।